पूछ रहा है कि जो हैवी ट्रक्स और बसेज हैं उनका लार्ज स्टीयरिंग व्हील क्यों होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बेसिकली टॉर्क वाले टॉपिक से लिया गया है, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल कामयाब शागिर्द। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने कामयाब शागिर्द चैनल पर एक गेस्ट पेपर की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम चैप्टर वाइज इंटर के जो, जैसा कि रिसेंटली अभी हमारे पास उनके एग्ज़ाम होने हैं, उनकी डेट शीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो उनके हवाले से हमने फ़िज़िक्स की जो बुक है वो हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम पार्ट 1 फर्स्ट ईयर और पार्ट 2 सेकेंड ईयर की जो फ़िज़िक्स है वो हम कवर कर रहे हैं। इसमें हमने स्टार्ट इस तरह से किया था कि हमने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके अंदर यूनिट 1 के जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस किए थे। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हमने इस तरह से आपके सामने हम लेकर आए हैं कि ये एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एसएलओ बेस्ड, जैसा कि आपको मालूम है कि फिजिक्स का पेपर ज़्यादातर एसएलओ बेस्ड होता है और बोर्ड के एग्ज़ाम्स अब एसएलओ बेस्ड आ रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि हम एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आएँ, और साथ ही जो पास्ट पेपर्स की जिस तरह की हमारे पास ट्रेंड आ रहा है उनमें हमने उन क्वेश्चंस को देखकर एक प्रॉपर रिसर्च के बाद हम ये क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं। बल्कि यूँ कहें कि ये न सिर्फ हम क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आए हैं, बल्कि हम इन क्वेश्चंस के प्रॉपर जो सॉल्यूशंस हैं विद देयर प्रेजेंटेशन, उनके अंदर कौन से फार्मूलाज हमने यूज़ करने हैं, कौन सी इक्वेशन हमने लगानी है, क्या स्ट्रेटेजी हमने रखनी है कि क्वेश्चन को हम अटैम्प्ट कर सकें। तो ये वीडियो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। इस वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं। और हम आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम जो सेकेंड यूनिट है फिज़िक्स की क्लास 11 उसकी यूनिट को हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम इनिशियली पहले जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो हैं वो इससे अगली वीडियो में आएंगे। ये बात आपको बताते चलें कि हम इससे पहले जो यूनिट 1 है मेजरमेंट्स वाला, उसके जो 10 क्वेश्चन थे, बल्कि 11 क्वेश्चन थे, वो हमने पिछली वीडियोस के अंदर कवर किए हैं। तो स्टूडेंट्स, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि एक एक जो नंबर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकें। विद देयर सॉल्यूशंस ये आपके सामने लेकर आए हैं, तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। तो चलें स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा यूनिट है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं और उन तमाम कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज का जो यूनिट है यूनिट 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम है। वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से हमने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। इनिशियली 5 क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई डू बसेज एंड हैवी ट्रक्स हैव लार्ज स्टीयरिंग व्हील। पूछ रहा है कि जो हैवी ट्रक्स और बसेज हैं उनका लार्ज स्टीयरिंग व्हील क्यों होता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बेसिकली टॉर्क वाले टॉपिक से लिया गया है, जिसको हम मोमेंट ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं। हम उसमें अगर देखें उसका मैथमेटिकल रिलेशन, तो टॉर्क हमें मोमेंट आर इंटू फोर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म होती है। उसमें अगर देखा जाए तो टॉर्क जो है वो मोमेंट आर के, जो कि आर है बेसिकली, ये वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है जिस पर फोर्स एक्ट कर रही होती है। तो आर और टॉर्क का हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशन आता है। क्योंकि लार्ज स्टीयरिंग व्हील की बात की गई है, तो आर अगर हम इंक्रीज करेंगे, ऑब्वियसली इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो टॉर्क इंक्रीज करेगा, या दूसरे अल्फाज में हम फोर्स कम करके ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म ऐसा हम जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपने ये बताना है कि टॉर्क, जैसा कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ है, मोमेंट आर्म एंड फोर्स है, बाय इंक्रीजिंग द मोमेंट आर्म टॉर्क विल बी इंक्रीज्ड एंड फोर्स लेस फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड टॉर्क। तो उसके लिए फिर आपने ये मैथमेटिकल फॉर्म यूज़ कर लेनी है और उसको आखिर में कंक्लूड कर लेना है। जब भी क्वेश्चन आ जाए वाई की फॉर्म में, हाउ की फॉर्म में, इसी तरह से कैन, या इस तरह की जो आपके पास इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं, उनमें आपने इनिशियली येस नो की फॉर्म में आंसर करना होता है। फिर उसके बाद आप रीज़न बता देंगे, जैसा कि यहाँ पर रीज़न जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी। आखिर में आप उसको 1 या 1.5 लाइन में कंक्लूड कर देते हैं, तो ये आपकी एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन आ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि एक्सप्लेन ब्रीफली कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। अब कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम के हवाले से हम अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में अगर इनको अटेम्प्ट करेंगे, इनको लॉन्ग क्वेश्चन में आपने नहीं लेकर जाना,
उसमें आपने इसको ड्रैग नहीं करना, बल्कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की ही जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको अटेम्प्ट करना है। तो कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जस्ट पूछी हैं, कोई एग्जांपल वगैरह उस तरह से आपने उसमें एक्सप्लेन नहीं करनी। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर देखा जाए तो हमारे पास दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन की हम जब बात करेंगे तो पहली कंडीशन ये कहती है कि किसी भी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है एक्टिंग ऑन दैट बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। उसकी फिर आप मैथमेटिकल फॉर्म बता देंगे कि समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, या नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। रिजल्टेंट फोर्स फिर हम ये कहते हैं कि एक्टिंग ऑन अ बॉडी अलोंग एक्स डायरेक्शन एंड अलोंग वाई डायरेक्शन देयर सम मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, या ओनली द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन सम ऑफ देयर values must be equals to zero। इसी तरह values of force acting along the y direction must be equals to zero। ये आपकी पहली कंडीशन आ जाती है जिसमें आपने उसकी स्टेटमेंट बता देनी है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बता देनी है। फिर उसमें सेकंड कंडीशन की जिस वक्त हम बात करते हैं तो सेकंड कंडीशन में हम इसकी अगर सेकंड कंडीशन को देखें तो वो डील करता है रोटेशनल मोशन के साथ। उसमें हम ये कहते हैं कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। तो नेट टॉर्क उसकी मैथमेटिकल फॉर्म आप लिख लेंगे मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो, सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। टॉर्क क्योंकि एक हमारे पास वेक्टर है और वेक्टर सम की जब हम बात करते हैं तो उसमें फिर हमारे पास जो डायरेक्शंस हैं उसकी वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर की जाती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर क्लॉकवाइज टॉर्क एक बॉडी पर एक्ट कर रहा है तो उसका जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है वो उसका सम के इक्वल होना चाहिए। तो ये आपके पास स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हम उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म उसको डिस्क्राइब कर देते हैं। फिर थर्ड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो तीसरे क्वेश्चन में स्टेटमेंट उसकी इस तरह से है कि डिफाइन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तीसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आपने बेसिकली स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डिफाइन करना है, ब्रीफली डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है। तो बेसिकली आपको जब स्केलर प्रोडक्ट का पूछा गया है तो स्केलर प्रोडक्ट में हम ये कहते हैं कि जब दो वेक्टर्स को उनकी मल्टीप्लिकेशन की जाए और उनका हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी आए। बेसिकली ये वेक्टर्स का हमारे पास प्रोडक्ट है और ये डॉट प्रोडक्ट से, यानी कि डॉट दो वेक्टर्स के दरमियान प्लेस करके हम शो करते हैं और ये इक्वल्स होना चाहिए किसी एक ऐसी क्वांटिटी की जो कि सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म में डिफाइन की जाए। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। उसकी जब हम फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म देखते हैं तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉज ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम मज़ीद अगर देखें तो ए डॉट बी जो है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कंपोनेंट ऑफ बी पैरेलल टू ए बी हम कहते हैं। इसके साथ आप फिर डायग्राम से इस बात को आप मज़ीद स्पेसिफाई इस तरह से करेंगे कि अगर हमारे पास एक्स वाई डायरेक्शन में दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, उनके दरमियान एंगल थीटा है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो इस तरह से होगा कि बी वेक्टर का वो वाला कंपोनेंट जो कि इसके पैरेलल है वो जब ए के साथ उसकी मल्टीप्लिकेशन ली जाती है तो उसको हम उसका डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर अगर हम इसकी फॉर्म देखें तो वेक्टर ए इंटू बी कॉज ऑफ थीटा, यहाँ पर जो बी कॉज ऑफ थीटा होगा वो ये वाला हमारे पास बी का कंपोनेंट है जो कि ए के पैरेलल है। तो इसलिए हम इसको डॉट प्रोडक्ट का नाम देते हैं, जिसमें हमारे पास सिमिलर डायरेक्शन में जो वेक्टर्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन ली जाती है। इसमें मजीद फिर आप ये कह देंगे कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव है, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिख लेंगे, साथ ही फिर उसकी आप कुछ एग्जांपल्स बता देंगे जैसा कि वर्क और पावर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हम स्केलर प्रोडक्ट का हमसे पूछा गया है। उसमें फिर आप उसकी स्टेटमेंट, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, उसकी एक आध प्रॉपर्टी, उसकी एग्जांपल और उसकी डायग्राम आप साथ मेंशन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि कोई सी नेम एनी 4 डिवाइसेस व्हिच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। 4 डिवाइसेस के नाम बताने हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पर वर्क करते हैं। तो वो है हमारे पास सीसा, सेकंड है बीम बैलेंस, थर्ड है ट्रांसफार्मर और फिर फोर्थ नंबर पर हमारे पास माइक्रोफोन आ जाता है। अब स्टूडेंट्स आपने साथ ही इसकी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को डिफाइन कर देना है कि इफ द बॉडी इज बैलेंस्ड द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑन द सेम पॉइंट। यानी कि जिस तरह के टॉर्क्स की हम बात करते हैं, क्लॉकवाइज टॉर्क
मस्ट बी इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी ये कहता है कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल होना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के किसी बॉडी को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। तो ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, मोमेंट मस्ट बी इक्वल्स टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें डिवाइसेस के आपसे नाम पूछे गए हैं, वो वाली डिवाइसेस जो कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर वर्क करती हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ये बात आप दोबारा से देख लें कि किस तरह से हम क्वेश्चन की एक प्रॉपर उसको स्टार्ट कैसे करेंगे। जैसा कि आपके सामने ये मौजूद है, कुछ क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ जो हैं वो येस नो से स्टार्ट हो रहे हैं। स्टेटमेंट फिर उसमें आप रीजंस बताते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म बता देते हैं। तो ये किसी भी क्वेश्चन का जब आप ये देख लें कि आपने उसके आंसर को जस्टिफाई कर दिया है, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि उसकी एक इतनी लाइनों की हमारे पास लेंथ होनी चाहिए, इतना हमारे पास पेज होना चाहिए, बल्कि आप जब एक क्वेश्चन का आंसर कितनी भी लाइनों में जब जस्टिफाई कर देते हैं तो वो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, गिव टू फैक्टर्स ऑन विच टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स। पूछा ये गया है कि टर्निंग इफेक्ट का ये बताएं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। 2 फैक्टर्स उसने पूछे हैं। उसके लिए ये है कि आप पहले टर्निंग इफेक्ट को आप डिस्क्राइब कर दें कि ये क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स है, जिसकी हम फॉर्म देखते हैं तो आर एफ साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर है। 2 फैक्टर्स हमसे पूछे थे, तो हम इसी मैथमेटिकल रिलेशन से उसके फैक्टर्स भी निकाल लेते हैं। पहला फैक्टर जो हमारे पास आता है वो फोर्स है। फोर्स के मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि फोर्स को इंक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क जो है वो इंक्रीज करेगा। फोर्स को अगर हम डिक्रीज करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क भी डिक्रीज होगा। ये पहला फैक्टर है। दूसरे फैक्टर का जब हम बात करते हैं तो इसी रिलेशन से टॉर्क जो है वो मोमेंट आर्म पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि मोमेंट आर्म की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा, और मोमेंट आर्म को आप जब अगर डिक्रीज करते हैं तो टॉर्क की वैल्यू भी डिक्रीज होती है। अगर वो आपसे पूछ लेता है कि 3 फैक्टर्स बता दें, तो थर्ड फैक्टर इसमें आपका डायरेक्शन बिटवीन मोमेंट आर्म एंड फोर्स आ जाएगा। उसमें फिर आप मजीद सब केस बना देंगे कि अगर डायरेक्शन जो है वो पैरेलल है तो टॉर्क जो है वो 0 होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो टॉर्क जो है वो मैक्सिमम होगा। इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास फोर्स और मोमेंट आर्म आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि एसएलओ बेस्ड हमने निकाले हैं, जो कि एक्सरसाइज में मौजूद नहीं है। किस तरह से इनको अटेम्प्ट करना है ये हमने आपके साथ डिस्कस किया। इसी तरह हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ ज़रूर रहें, इसको देखें, आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।